सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जेईई मेंस की जो पीवाईक्यू सीरीज हमने चालू करी थी, आज उसी के कंटिन्यूएशन में अगला वीडियो है। जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जहां पर हम लोगों ने जेईई मेंस 2025 के इलेक्ट्रोस्टैट्स के पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे, उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप एक बार जाकर के उसे जरूर देख लें। और आज भी हम उसी इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉपिक में जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज का कंटिन्यूएशन करेंगे। बस आज और एक वीडियो और अगला, बस उसमें ये 2025 के सारे पीवाईक्यूज जो हैं फिनिश हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो वीडियो है उसको हम लोग शॉर्ट रखते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट की लर्निंग भी जो है हो जाए। और जेईई मेंस की प्रैक्टिस यदि आपको करनी है तो आपको पता है कि पीवाईक्यूज एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है थोड़ा रिपीटेटिव टाइप का होता है, सेम कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज एक अच्छी प्रैक्टिस का सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो नीट का पेपर था वो डिफिकल्ट आया था। तो ये जो वीडियो है इससे जेईई और नीट दोनों के एस्पिरेंट्स जो हैं फायदा उठा सकते हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, 2 पॉइंट चार्जेस -4 म्यू सी एंड +4 म्यू सी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, एक हो गया आपका -4 म्यू सी, एक हो गया +4 म्यू सी। और यहाँ पे जो -4 म्यू सी चार्ज है उसको -9,0,0 पे रखा गया है, और जो +4 म्यू सी चार्ज है उसको 9,0,0 पे रखा गया है। यानी कि इन दोनों के चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में दे रखी है, 18 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है। तो इसे क्या है, इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना दे रखा है, वो 10⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अब ये समझना है कि जो डाइपोल है वो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो इक्विलिब्रियम में कब रहता है, ये ध्यान रखना है। तो ये सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये सपोज आपका पी वेक्टर है। तो डाइपोल जो है इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, डाइपोल इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल जो है उसके बीच का एंगल 0 डिग्री रहे, तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है कि इक्विलिब्रियम से आपने इसको रोटेट किया है, कहां पर रोटेट किया है, थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। यानी कि आप थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री पे रोटेट करें। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, तो वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ रहता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है इट इज -p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, ये -p वेक्टर डॉट ई वेक्टर में जो है उससे निकल के आती है। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है, u1 लिख लेंगे, है ना, u1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा -p इंटू ई कॉस 0 डिग्री, p इंटू ई इंटू कॉस 0 डिग्री। और इसके अलावा अगर आप कहें u2, तो u2 जो है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे ये आ जाएगा -p इंटू ई इंटू कॉस 180 डिग्री। तो ये तो सर -pe के बराबर आ जाएगा, ये जो है आपका +pe के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन इट विल बी सिंपली u2 माइनस u1। तो दिस विल बी pe माइनस pe, so this will become twice of PE। ठीक है, twice of PE हो जाएगा ये। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो P है where P is the dipole moment। ठीक है, तो W या एक काम करते हैं, पहले P लिख देते हैं। P कितना आएगा, P यहाँ पे आएगा जो चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 म्यू सी का चार्ज दे रखा है, इंटू डिस्टेंस, तो 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इंटू 10⁻², अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो। ठीक है, तो बस अब E हमें दे रखा है, तो जो W होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 18 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻+4। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो 10⁻+4 दे रखी है। ठीक है, तो बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये W जो है ये आपका निकल के आएगा 14.4
मिली जूल्स, ठीक है, 14.4 मिली जूल्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये 14.4 मिली जूल्स निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल था, कुछ खास इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं था। यहाँ पे आपने बस जो है सबसे पहले आपने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, फिर उसके बाद थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, और फिर दोनों को जब आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बस फिर उससे आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 2 चार्जेस 7 म्यूसी एंड -4 म्यूसी, ठीक है। तो 2 चार्जेस यहाँ पे दे रखे हैं, एक आपका 7 म्यूसी दे रखा है, और ये कहाँ रखा है, ये -7,0,0 पे दे रखा है, और एक और चार्ज जो है ये -4 म्यूसी दे रखा है, ये आपका +7,0,0 पे रखा हुआ है, ठीक है। और हमसे इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अगर 2 चार्ज सिस्टम है, 2 चार्ज अगर सिस्टम है, मान लीजिए आपके पास 2 चार्जेस हैं, सपोज 1 चार्ज इज Q1 एंड अनदर चार्ज इज Q2, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, अगर ये जो 2 चार्जेस हैं, 2 चार्ज सिस्टम है Q1 Q2, और इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो यहाँ पे जो इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी गिवन बाय k Q1 Q2 बाय r, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर भी अब आप देखेंगे कि इस कॉन्फ़िगरेशन का जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या निकल के आएगा। तो बेसिकली k इंटू Q1 है आपका 7 इंटू 10 to the power -6 इंटू Q2 दैट इज -4 इंटू 10 to the power -6। तो k Q1 Q2 बाय r है आपका 14 इंटू 10 to the power -2। हम इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना है, k की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो आंसर है ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है। k की वैल्यू आप 9 इंटू 10 to the power 9 पुट कर दीजिए, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो -1.8 जूल निकल करके आपका आ जाएगा, ठीक है। k को 9 इंटू 10 पावर 9, और एक चार्ज नेगेटिव है, इसीलिए ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव निकल के आएगी। तो बहुत ही ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो वी गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन O। देखिए यहाँ पर ओरिजिन पे एक छोटा सा डाइपोल रखा गया है, एक डाइपोल यहाँ रखा गया है, ये देखिए ये आपका डाइपोल है, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया है कि द डाइपोल मोमेंट P इज along x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो डाइपोल है ये x एक्सिस के along है। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट A आर V0 एंड E0 respectively, then the correct combination of the electric potential and electric field respectively at point B on the y axis। तो देखिए एक चीज यहाँ पे ये समझनी होगी कि ये जो पॉइंट A है ये कौन सा पॉइंट है इस डाइपोल के लिए। तो ये जो पॉइंट A है ये इस डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट है, और ये जो पॉइंट B है ये इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, यानी कि उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला चीज है कि डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ये ध्यान में रख लीजिए। किसी भी डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे लाई करने वाले, उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा V, वो तो जीरो आ जाएगा सर, V0 आ जाएगा, ठीक है। अब A पे आपको फील्ड दे रखी है सर, तो डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे है ना, E ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो ये किसके बराबर होता है, ये 2kp/r³ के बराबर होता है, एंड E ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ये kp/r³ के बराबर होता है, ठीक है। तो E ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट 2kp/r³ के बराबर, E ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट kp/r³, ठीक है।
तो अब बस यहाँ पे एक्शियल पॉइंट ए पे जो फील्ड है वो दे रखी है, तो ई एट ए ये आपको ई नॉट के बराबर दे रखा है, ई नॉट के बराबर दे रखा है, एंड विच इज इक्वल टू 2 kp बाय आर क्यूब। ठीक है, अब ई एट बी निकालना है सर, ई एट बी निकालना है। तो ई एट बी कैसे निकालेंगे सर? तो ई एट बी आपका आएगा kp बाय आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे जो r है, जो b जो पॉइंट है वो 2r की दूरी पे है, 2r पे दूरी पे है, तो r की जगह 2r रखना पड़ेगा, तो kp बाय 2r का होल क्यूब ये रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा kp बाय 8r क्यूब। पहली इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि kp बाय आर क्यूब जो है, kp बाय आर क्यूब ये आपका ई नॉट बाय 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे kp बाय आर क्यूब रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई नॉट बाय 2 इंटू 8, ई नॉट बाय 2 इंटू 8, तो ये क्या आ जाएगा, ये ई नॉट बाय 16 निकल के आ जाएगा। दैट्स इट, इसमें और कोई ज़्यादा खास कुछ करना नहीं था। इसका जो ई है, बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट बाई 16 निकल के आ जाएगा। बस के पी बाई आर क्यूब फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 के पी बाई आर क्यूब जो है ई नॉट के बराबर कर दिया, तो ई नॉट बाई 16 निकल के आ गया। पोटेंशियल जो है उसका हमें पता होना चाहिए कि डाइपोल के जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है उसमें डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो इसका जो आंसर होगा इट विल बी 0 एंड ई नॉट बाई 16। तो बहुत ही एक सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, कुछ इसमें बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ खास नहीं था। चलिए अब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a by 2 इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द एज BC ऑफ अ क्यूब। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इधर पे एक लाइन चार्ज इधर रखा हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो a by 2 है, वेयर a इज द लेंथ ऑफ द जो साइड, वेयर a इज द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया है कि इफ द डेंसिटी ऑफ लाइन इज लैम्डा, लाइन चार्ज इज लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो इस पूरे क्यूब से हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज देख लेते हैं कि अगर देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिमेट्री यूज करनी पड़ती है, गॉस थ्योरम यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इधर पे आपको दिख रहा होगा कि एक चार्ज जो है, एक चार्ज Q जो है वो साइड के जो एज है उसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो सिमेट्री का यूज करने के लिए और इस चार्ज को जो है एनक्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो तीन इस क्यूब के अलावा 3 क्यूब्स और रखने पड़ेंगे जिससे कि ये जो चार्ज है पूरी तरह से एनक्लोज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 क्यूब्स और रखे गए हैं, ये एक और फिर ये एक क्यूब, ये क्यूब और ये एक ओरिजिनल क्यूब तो था ही सही। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 क्यूब्स जो है यहाँ पे आप रख देते हैं। तो जैसे ही आप 4 क्यूब्स रखते हैं तो ये जो क्यूब है ये जो है ये सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो और ये जो है ये पूरा जो क्यूब है, ये जो चार्ज है ये पूरा एक क्लोज सरफेस से एनक्लोज हो जाता है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के हिसाब से जो नेट फ्लक्स है वो कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स होता है और किसी एक क्यूब से अगर आपको फ्लक्स निकालना है, ये दिस इज फाई टोटल, दिस इज फाई टोटल। ठीक है, एंड देन फाई थ्रू क्यूब, ये कितना आ जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना है, 4 क्यूब है, इसका मतलब आपको क्या करना है 1/4 टाइम्स कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा फाई थ्रू क्यूब विल बी फाई टोटल बाय 4, इसका मतलब है Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी चीज़ है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की जगह आपको एक लाइन चार्ज दे रखा है जो कि अगेन जो क्यूब है उसके एज के सेंटर पे रखा हुआ है ना। तो बस अब यहाँ पे ये इस तरह से क्यूब जो ये देखिए क्यूब जो एज है इसके सेंटर पे जो है ये आपको लाइन चार्ज रखा हुआ है, तो कितना चार्ज होगा पहले तो ये देख लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो a by 2 दे रखी है, तो Q कितना हो जाएगा, Q आपका हो जाएगा लैम्डा a by 2। ठीक है, ये आपका Q हो जाएगा लैम्डा a by 2, और फिर उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस। यस, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो फाई टोटल होगा या फाई थ्रू क्यूब होगा, फाई थ्रू क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, अभी हमने देखा कि जो टोटल फ्लक्स है उसका 1/4 टाइम्स, यानी 1/4 इंटू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, Q आपको दे रखा है लैम्डा a by 2, ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4, राइट।
1/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा ए बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा ए बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ था, ठीक है। अगर आपको जो सिमेट्री है उसका यूज़ करना आता है और गॉस लॉ का यूज़ करना आता है तो बस कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल इस तरह का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो चार्ज था वो एच के सेंटर पे रखा था, उस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए आपको 3 क्यूब्स और लगाने पड़े और फिर उसके बाद टोटल जो था वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था टोटल फ्लक्स। तो किसी एक क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो क्यूब 1/4 हो जाएगा, यानी क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्यू जो है वो लैम्डा ए बाय 2 है और जो क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो 1/4 टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह लैम्डा ए बाय 2 रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा लैम्डा ए बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। और ये जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, यहाँ पे ई वेक्टर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ई वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलॉम। ये आपको ई वेक्टर दिया हुआ है। द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन। अब देखिए यहाँ पे अगर एक्सजेड प्लेन है और जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो एक्सजेड प्लेन के पैरेलल है तो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जे कैप के अलॉन्ग होगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर आपका सरफेस जो है वो एक्सजेड प्लेन में लाई कर रहा है या एक्सजेड प्लेन के पैरेलल है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, उसके परपेंडिकुलर लाइन आपकी वाई एक्सिस होगी, यानी कि जे कैप के पैरेलल होगा जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है, यानी कि यहाँ पे जो हम एरिया वेक्टर मानेंगे उसको हम बोल देते हैं ए जे कैप। इस एरिया वेक्टर को हम ए जी कैप बोल देते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो एरिया है ये एक्सजेड प्लेन के पैरेलल है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो जे कैप है, तो यानी कि एरिया ए जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे ये दे रखा है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है वो हमें दे रखा है 6, फ्लक्स की जो वैल्यू है वो हमें 6 दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि जो एरिया है वो हमसे पूछा गया, फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो हम डिफाइन करते हैं किससे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर थे, यानी कि 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू 10⁻³ डॉट, ठीक है, डॉट ए जे कैप, ठीक है। तो यहां से आपको ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू ए, दैट इज इक्वल टू, ये आपका 6 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से जो एरिया है ये आपका निकल के आ जाएगा 3/2 इंटू 10⁻³ ठीक है, 6/4 या एक स्टेप और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 6/4 इंटू 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³, या इसको बोलेंगे 15 इंटू 10⁻⁻4, या सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 15 आ चुका है, ठीक है। तो बस हमने क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा बस दिमाग लगाना था कि जो एरिया है वो एक्सजेड प्लेन के पैरेलल है, तो इसीलिए जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो जे कैप के अलॉन्ग होगा, तो ए वेक्टर को हम ए जे कैप लिख देंगे, ई वेक्टर तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। तो बस अब फाई जो है वो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बस फिर इक्वेट करके जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो बस आज का जो ये डिस्कशन था इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या हेल्प हुई और किस तरह से आपको प्रैक्टिस जो है, आप किस तरह से जेईई मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन वीडियो से क्या हेल्प आप ले पा रहे हैं, और कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस तरह की वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लेकर के आएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।